हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। रियल एस्टेट में लोकेशन 50 मीटर्स पे चेंज होती है। बीइंग ए स्मार्ट बायर, बीइंग ए टीम अमन चावला व्यूअर, ये समझना जरूरी है कि मैं जिस प्राइस पॉइंट पे एंट्री ले रहा हूँ वो कितना जेन्यून है। बहुत लोग मार्केट में फायदा उठाते हैं। बिल्डर कहता है बड़ी बालकनी, तो एक्चुअली उसका दर्द होता है। अमन चावला को अपना प्रोजेक्ट कोई लाना है, हम एक फॉर्मूला जो अपने बायर्स के लिए यूज करते हैं जनरली, जिससे हम ये वैल्यू डिराइव करते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेयर वैल्यू पे है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो चलिए समझते हैं कि बिल्डर अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट को कैसे डिसाइड करता है। हाल ही में हमने अपने कई वीडियोस किए जिसमें हम लोगों ने आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि अपनी साइट विजिट जो है वो हमारी टीम के साथ प्लान करें। उससे क्या बेनिफिट होगा कि हम इन डिटेल वीडियो को आपको ब्रीफ कर पाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी इन्वेंट्री, कौन सा लोकेशन सूट करता है, उसको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। तो क्योंकि इन वीडियोस के चलते जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, हमको हाल ही पिछले 3 महीनों में बहुत सारे लोग साइट विजिट्स हमारी टीम के साथ प्लान हुई और उनमें बहुत हद तक बहुत सारे कस्टमर से मेरा इंटरेक्शन हुआ। पर्सनली मेरे ऑफिस में आके फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का एक चीज़ जो मैं समझ पाया, बहुत बड़ी क्वेरी आज के टाइम पे बायर के दिमाग में ये है कि मैं जिस प्राइस पॉइंट पे प्रोजेक्ट को खरीद रहा हूँ क्या वो सही है, वैलिड है। एक बिल्डर अपना प्राइस पॉइंट प्रोजेक्ट का कैसे डिसाइड करता है, वो कोई भी 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट हो या 4,000 रुपये स्क्वायर फुट हो, ये कॉस्ट डिराइव कहाँ से होती है। और मेरा इसमें ऐड ये है कि क्या उसमें वैल्यू फॉर मनी, जो मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, तो हम वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। क्या हो सकता है 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अमन चावला के हिसाब से सस्ता हो और 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से महंगा हो। तो कैसे वैल्यू डिराइव करते हैं उस प्राइस से। और इसको लेते समय बायर बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि बाजार में जिस भी प्रोजेक्ट हैं, जिस भी सेल्स पर्सन के पास वो जा रहे हैं, हर किसी के अपने प्रोज हैं, हर किसी के अपनी एडवांटेज हैं, हर कोई कंपनी अपने आप को बेटर दिखा रही है, प्रोजेक्ट बेटर प्लेस हो रहा है। तो उससे एक कन्फ्यूजन है मार्केट में कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो सही दाम पे मैं सही चीज़ परचेज कर रहा हूँ कि नहीं। और सेकंड, इसी से मिलती जुलती जो दूसरी एक क्वेरी निकल के आई वो ये है कि बिल्डर, जो भी बिल्डर या जो भी प्रोजेक्ट्स में बिल्डर की सेल्स टीम बात करती है कि इसमें बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज़ हो रही है, बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, तो इसको हम पता कैसे कर सकते हैं। एज अ कस्टमर अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं कैसे ये पता करूँगा, जो प्रोजेक्ट मैं बाय कर रहा हूँ, एक सपना खरीद रहा हूँ, 4 साल बाद 2 साल बाद बन के मिलेगा, तो एक्चुअली बिल्डर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कौन सा स्टील यूज हो रहा है, कौन सा सीमेंट यूज हो रहा है, स्पेसिफिकेशंस में किस ब्रांड की टाइल यूज होंगी, किस ब्रांड का प्लम्बिंग मटेरियल यूज होगा, ये दोनों क्वेरीज मिलती जुलती थी। तो इसीलिए आज का वीडियो मैंने सोचा है इस टॉपिक पे कवर करना जरूरी है, क्योंकि रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और बायर कंफ्यूज है कि किस टाइम पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए, किस प्राइस पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए और वो क्या प्राइस मेरे लिए सही है या गलत। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या जो मैं प्राइस पॉइंट खर्च कर रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है कि नहीं। जो बिल्डर मेरे से चार्ज कर रहा है प्राइस पॉइंट, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, एमिनिटीज़ के हिसाब से, ग्रीन एरिया के हिसाब से, सिक्योरिटी, लोकेशन के हिसाब से, अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, सारे पॉइंट को दिमाग में रखते हुए जो बिल्डर ने रेट मेरे से चार्ज किया वो बिल्कुल जेन्यून रेट है, या मैं कुछ बड़े हुए मार्केट जो मार्केट का रेट चल रहा है उससे मैं कुछ बड़े प्राइस पे या उससे नीचे के प्राइस पे खरीद रहा हूँ। ये सारे फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी या इन्वेस्टर के लिए अच्छे रिटर्न बन सकते हैं और एंड यूज़र को बेस्ट वैल्यू पे बेस्ट प्रॉपर्टी बन सकती है। तो आज का ये सबसे पहला जो मेरा पहला पॉइंट था कि क्या हम सही प्राइस पॉइंट पे परचेज कर रहे हैं या बिल्डर ये प्राइस पॉइंट डिसाइड कहाँ से करता है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है, जो 4,000 या 10,000 रुपये स्क्वायर फुट की कॉस्ट बनती है एक प्रोजेक्ट की, बनता लैंड पे है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे को ये समझनी है वो ये समझनी है कि वो लैंड कॉस्ट उस एरिया में पर स्क्वायर फुट क्या चल रही है, क्योंकि बिल्डर का उस प्रोजेक्ट पे सबसे मेन कंपोनेंट है लैंड कॉस्ट। फिर सेकंड, एज अ लेमैन मैं बहुत सिंपल रखूंगा, मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं आपको लेके जाऊंगा क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। सेकंड सबसे कॉमन चीज़ जो हमको देख के समझ में आती है कि बनने की एक कॉस्ट होगी, एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी। तो पहला हो गया लैंड कॉस्ट, सेकंड हो गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, थर्ड मार्केटिंग कॉस्ट, अप्रूवल कॉस्ट। एक होता है कि मेरे को इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कुछ मार्केटिंग करनी होगी, ब्रांडिंग करनी होगी, उसका एक कॉस्ट ऐड हो जाता है।
फिर मैंने प्रोजेक्ट पे लैंड भी खरीद ली है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगा ली है, तो अब मुझे प्रोजेक्ट को एलडीए से या कोई भी कंसर्न अथॉरिटी, आवास विकास लीडा से मुझे इसको अप्रूव कराना है, तो मुझे एक वहाँ पे भी एनओसी प्रोक्योर करने में, सारे पेपर वर्क को कंप्लीट करने में मुझे उसमें एक कॉस्ट खर्च करनी होगी। तो वो हो गई मेरे प्रोजेक्ट की एक लीगल कॉस्ट या अप्रूवल कॉस्ट जिसको हम कह दें। फिर साथ में इसके बाद आती है एक एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट ये होती है कि जो भी पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है इस पूरे प्रोजेक्ट में, बिल्डर को अलॉटमेंट लेटर्स मिलते हैं, बिल्डर को टाइम टाइम पे रिसीट्स मिलती हैं, बिल्डर के लिए कंपनी एक स्टाफ हायर करती है जो रेगुलर बेसिस पे आपको डिमांड लेटर्स के लिए कॉल करते हैं, कोई क्वेरी अगर आपकी है तो उसको सॉल्व करने के लिए पूरा एक सेटअप होता है जिसमें बिल्डर का एक ऑफिस होता है, उसका रेंटल होता है। तो एक तरीके से ये हो गई एक एडमिन कॉस्ट। ये 4-5 कॉस्ट के बाद एक कॉस्ट और होती है मिसलेनियस और एस्केलेशन कॉस्ट। एस्केलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज स्टील का रेट 2024 में कुछ होगा, और अभी हाल ही की न्यूज़ है 2 दिन पहले की, सीमेंट कंपनीज ने 80 रुपीज़ ऑन एन एवरेज 80 रुपीज़ से 110 रुपीज़ पर बैग अपनी कॉस्ट बढ़ा दी। अब जो प्रोजेक्ट्स करेंटली चल रहे होंगे वो आपसे 80 रुपीज़ के हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपसे तो चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आप बुक करा चुके हो। तो एक एस्केलेशन कॉस्ट रखी जाती है कि आज अगर मैं 100 रुपये में मेरी ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी तो ऑन एन एवरेज 6 या 7% का इसमें इंक्रीमेंट आएगा, हर साल ये इन्फ्लेट होगी, बढ़ेगी। तो एक होती है एस्केलेशन कॉस्ट की पुराने कस्टमर से तो मैं पैसा नहीं मांग पाऊंगा, लेकिन जो नए कस्टमर्स आएंगे उनका हम रेट किस हिसाब से उसको बढ़ाएंगे ताकि हम इस कॉस्ट को मिटिगेट कर पाएं, इससे प्रोजेक्ट में कोई लॉस ना हो। तो एक एस्केलेशन कॉस्ट, और इन सब के बाद एक होती है मिसलेनियस कॉस्ट कि कोई कोविड आ गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ नेचुरल कैलमिटी हो गई, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो गया, लेबर स्ट्राइक हो गई जिस वजह से प्रोजेक्ट को एक एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ी, गवर्नमेंट के जीएसटी रूल्स चेंज हो गए जिसकी वजह से बिल्डर को कुछ अपने चेंजेस करने पड़े। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बिल्डर के कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए मिसलेनियस कॉस्ट। इन सभी कॉस्ट के बाद एक मेन कंपोनेंट ऐड होता है फिर लास्ट में प्रॉफिट। इस पूरे प्रोजेक्ट 300 करोड़ की कॉस्ट है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, इतनी टेंशन लेने के बाद 4 साल बाद मैं क्या प्रॉफिट इस प्रोजेक्ट से डिराइव करूंगा, तो उसका एक परसेंटेज। तो ये 6-7 कॉस्ट एक फैक्टर डिराइव करती हैं कि बिल्डर ये डिसाइड कैसे करता है कि मेरा प्रोजेक्ट किस रेट पे आएगा। ये तो हो गई टेक्निकल कंस्ट्रक्शन टीम के साथ की बात। इसके साथ बिल्डर दूसरी चीज़ क्या देखता है कि मेरा प्रोजेक्ट जिस लोकेशन पे है उस लोकेशन पे मेरे कोर कॉम्पिटिटर जो हैं वो किस रेट पे प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं और कस्टमर्स जो हैं किस रेट पे उस प्रोजेक्ट को खरीद रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैं बात करूं सुशांत गोल्ड सिटी एरिया की, तो बिल्डर ऋषिता जो है वो 7,000 रुपये स्क्वायर फुट पे बेच रहा है, ओरो कॉन्स्टेला जो है वो 6,800 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के रेट पे बेच रहा है, जो रेडी टू मूव चंद्रा पेनोरमा है उसका जो रेट आज 7,000, 6,500 से 7,000 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास है। पास में शालीमार वन वर्ल्ड है, वो 8,000 से 11,000 रुपये के रेट पे अपनी यूनिट सेल कर रहा है। ओमेक्स रिजॉर्ट 6,500 का रेट है। एल्डिको ट्रिनिटी 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का रेट है। तो अगर अमन चावला को अपना प्रोजेक्ट कोई लाना है, या अगर एज अ कस्टमर आप बाजार में देखने निकले हो कोई भी एक प्रोजेक्ट, तो मैं ये जरूर कंसीडर करूंगा या आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि यार वहां पे आसपास में एक लोएस्ट रेट हो गया 6,800 रुपये पर स्क्वायर फुट का, और मैक्सिमम रेट जो है वो है 11,500 रुपये स्क्वायर फुट का। तो इसी ब्रैकेट में कॉस्ट चल रही है। तो मैं अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा या आप कोई प्रोजेक्ट को देखने जा रहे हो उस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो आपको एक आइडिया लग गया कि ये रेंज है मेरी 6,800 से 11,000 अगर मुझे कोई अपना प्रोजेक्ट बाय करना है, चाहे वो रेडी टू मूव हो चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो। अब एक चीज पता चल गई कि मिनिमम रेट 6,800 है, मैक्सिमम रेट 11,000 है, तो इतना वेरिएशन क्यों? उस वेरिएशन के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में सबसे मेन कंपोनेंट है एफएआर, फ्लोर एरिया रेशियो, कि बिल्डर को कितना एफएआर मिल रहा था और कितना उसने कंज्यूम किया है। और इसका सबसे बेसिक चीज आप लोगों को नहीं पता होगी, जब बिल्डर कहता है बड़ी बालकनी, तो एक्चुअली उसका दर्द होता है। उसमें दर्द इसलिए कि 4.11 5 फीट से अगर 5 फीट से कम अगर बालकनी वो देता तो एफएआर में नहीं काउंट होती, लेकिन क्योंकि 5 फीट से बड़ी बालकनीज वो दे रहा है चौड़ाई में, तो उसके एफएआर के पार्ट में वो काउंट हो रही है। तो कहीं वो उस एफएआर के वजह से जहां वो 20 फ्लोर्स की बिल्डिंग बना सकता था, क्योंकि बालकनी बड़ी कर दी उसी एफएआर में, उस यूनिट कॉस्ट में ऐड हो गया, तो उसकी जो लेंथ है पूरी बिल्डिंग की वो 15 फ्लोर्स या 16 फ्लोर्स तक रह गई। तो जो एक्स्ट्रा 4 फ्लोर्स बनते उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता, एक्स्ट्रा पैसा आता, वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया आपको बड़ी बालकनीज देने के चक्कर में। इसीलिए मैक्सिमम बिल्डर आपको बड़ी बालकनीज को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो उनके एफएआर जो
फ्री में चीज मिल जाती है अगर 5 फीट से कम बालकनी देते, उनको वो कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ा और अपने एफएआर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। इससे भी समझ में आता है कि वो प्रीमियम सेगमेंट है कि नहीं प्रीमियम सेगमेंट है। आज के टाइम पे बहुत सारे बिल्डर्स अपने सभी प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम लग्जरी लिख रहे हैं, तो ये हमको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सच में वो प्रीमियम है, मिड सेगमेंट है, अफोर्डेबल है, कि सिर्फ नाम के लिए लिख दिया है ब्रोशर में लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट। तो बालकनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिसाइड करती है। एफएआर से एक और चीज डिसाइड होती है कि डेंसिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि बिल्डर बहुत ग्रीडी है, एडिशनल डेंसिटी लेकर आ रहा है अपने प्रोजेक्ट में, ताकि जो पार्क में यूसेज होगा, जो ग्रीन एरियाज, जो कॉमन एरियाज हैं, उसमें कितने लोग, कितनी डेंसिटी होगी उस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है तो वो नाम के लिए हो सकता है लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट हो, लेकिन एक्चुअली वो लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। कितना ग्रीन एरिया है, क्लब में भी, क्लब विद स्विमिंग पूल है कि ओनली क्लब है, 3 फ्लैट को मिला के एक जिम रेडी कर दिया है, एक बैंकेट हॉल रेडी कर दिया, उसको क्लब कह रहे हैं कि सेपरेट एक क्लब बनाया। 15,000 स्क्वायर फुट का एक मिनिमम स्टैंडर्ड है मेरे हिसाब से। लेविश क्लब है तो 30,000 25,000 स्क्वायर फुट के साइज में होगा, पूल होगा, जकूजी होगा, आपको वेरियस अदर एमिनिटीज, स्नूकर, पूल, जिम, बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज आपको एडिशनल मिलेंगी। तब ये फैक्टर डिसाइड होगा कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस में क्लब सिर्फ नाम का है कि क्लब एक्चुअली बिल्डर ने अलग बिल्डिंग एक बनाई है जिसमें पूल और अलग एमिनिटीज ऐड करी है। क्लब विदाउट पूल भी एक मीडियोकर प्रोजेक्ट में आता है, क्लब के साथ अगर पूल है तभी वो एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट में काउंट होगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जिनको आपको दिमाग में रखना होगा। प्लस इसके साथ में कारपेट एरिया, कितने बड़े कारपेट एरिया मिल रहे हैं। क्या मेरा बेंचमार्क ये है कि अगर 1300 1250 स्क्वायर फुट से बड़े कारपेट एरिया का प्रोजेक्ट है तो वो प्रीमियम की कैटेगरी में आएगा। अगर वो 1000 से या 900 से 1200 1300 स्क्वायर फुट के रेंज का प्रोजेक्ट है तो मिड सेगमेंट में आएगा। और वो 600 से 900 या 600 से 1000 स्क्वायर फुट के सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मिड सेगमेंट का है कि अफोर्डेबल सेगमेंट का। आपको मैंने सारे पैरामीटर्स दे रहा हूं आपके सामने, ताकि आप ये खुद डिसाइड कर पाएं कि प्रोजेक्ट जो मैं खरीदने जा रहा हूं ये किस सेगमेंट में फॉल करेगा। सेकेंड, ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि, और ब्रांड वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कैसे करें। हर कोई कहता है मेरे तो ब्रांडेड है, ब्रांडेड को कैसे ब्रांडेड मानेंगे कि उस बिल्डर का जो प्रमोटर है उसका रियल एस्टेट में कितना एक्सपीरियंस है, उस कंपनी ने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, सिर्फ डिलीवर नहीं किए, टाइमली डिलीवर किए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मेंटेनेंस, पोजीशन के बाद में जो मेंटेनेंस है वो बिल्डिंग कितनी ही वेल मेंटेन्ड है पोजीशन के बाद भी। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर डिफाइन करते हैं कि बिल्डर की ब्रांड वैल्यू सच में कैरी कर रहा है वो बिल्डर की नहीं। और इसमें एक फैक्टर आपको ऐड करने की और ज़रूरत है कि अगर वो बिल्डर ने 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं या 3 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं तो वो एक ग्रोइंग ब्रांड में आएगा। और अगर वो बिल्डर ऑलरेडी 5 से ज़्यादा या 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है तो वो एक डेवलप्ड इस्टेब्लिश प्लेयर में आएगा, वो ग्रोइंग की स्टेज से आगे बढ़ चुका है। 3 से 5 की कैटेगरी में वो ग्रोइंग की स्टेज में। और अगर 3 से कम डिलीवर किए हैं तो अभी उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी आपको कॉस्ट आगे चल के समझ में आएगा कि उसको आपको किस कैटेगरी में फॉल करना है। और जो हम फॉर्मूला आगे आपको बताएंगे उससे आपको ईजी होगा ये आइडेंटिफाई करने में कि मैंने प्रोजेक्ट को सही दाम पे खरीदा या नहीं। तीसरी चीज जो ये वेरिएशन में आता है वो है प्रोजेक्ट में कितना इंटरेस्ट, प्रोजेक्ट में क्या कोई लोन तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट तो नहीं बिल्डर पे कर रहा है उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, कोई लोन लिया है, क्योंकि उसकी कंपोनेंट को भी आप ही की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, लोड किया जाएगा। कितनी डीप पॉकेट्स हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बिल्डर्स लखनऊ में ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ज़मीन खरीदी, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो ज़मीन पहले खरीदी और अब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनका लैंड कॉस्ट का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी कम है। जो अभी लैंड खरीद के बना रहे हैं उनका लैंड कॉस्ट का कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा। और डीप पॉकेट्स में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर आज के टाइम पे ऐसे हैं जो मार्केट के रेट से काफ़ी ऊपर के रेट पे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन भी कर दे रहे हैं। मैं एग्जांपल किसी का नहीं लूँगा,
वो कंस्ट्रक्शन भी कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आराम से बेचेंगे, हमको जल्दी नहीं है, हमको इन्वेस्टर नहीं चाहिए, हमको ऐसा नहीं है कि एक महीने में 20 यूनिट बेचनी है, हम आराम से बनाएंगे, धीरे धीरे बेचेंगे, जब कस्टमर आएगा खरीदेगा अपने तरीके से बेचेंगे, लेकिन रेट जो मैंने तय किया वही रेट पे बेचेंगे, हमको मार्केट का क्या रेट चल रहा है उससे मुझे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। ये तभी पॉसिबल है, ये वही ब्रांड कर सकता है, या तो जिसको फंडिंग मिली है, FDI बेस्ड बिल्डर है, फंडिंग बहुत स्ट्रांग है वेंचर कैपिटल के थ्रू, या फिर 30 ईयर्स का पुराना इतिहास है और अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और आज वो कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लिस्टेड कंपनी है और बहुत फंड है उनके पास, तो उनको इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इस बिल्डिंग को लॉन्च किया और वो बिल्डिंग मैं तभी बना पाऊंगा जब मैं इसको बेचूंगा और मेरे पास वर्किंग कैपिटल आएगी। मेरे पास वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का प्रॉब्लम नहीं है। जिन बिल्डर्स जो नए हैं, जिनको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है, वो अपना रेट जनरली मार्केट के रेट के बराबर या अंडर वैल्यू रखते हैं, क्योंकि उनको अपने कैश फ्लोज भी मेंटेन करने हैं, प्रोजेक्ट भी टाइम से डिलीवर करना और अपना प्रॉफिट भी निकालना है, ये देखते हुए कि एस्केलेशन कहीं ऐसा ना हो कि आज स्टील कॉस्ट कुछ है और अगले ही महीने स्टील कॉस्ट बहुत बढ़ जाए और मेरे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं वो डेंट आ जाए। तो इसीलिए ये ब्रांड वैल्यू इन 3 फैक्टर्स पे आपको डिसाइड करनी है कि वो एक डेवलप्ड प्लेयर है, अभी ग्रोइंग प्लेयर है, कि एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। इसके साथ में है यूनिट स्पेसिफिकेशंस। वेरिएशन इस बात से भी आ सकता है कि बिल्डर ने क्या एसी दिया है कि नहीं, फ्लोरिंग कौन सी यूज़ कर रहा है, कौन से प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स, फिक्चर एंड फिटिंग जो हैं वो किस ब्रांड की यूज़ हो रही हैं। बहुत सारे बिल्डर रोका यूज़ कर रहे हैं, हिंडवेयर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर जैगवार, नाम क्या जैगवार है, जैगवार की कैटेगरी ABCD कई कैटेगरीज है, उसमें लोएस्ट क्वालिटी जो है वो जैगवार की यूज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर डिफाइन करते हैं इस बात को प्रूव करने में कि वेरिएशन क्यों आ रहा है। एक ही लोकेशन पे एक प्रोजेक्ट 7,000 के रेट पे, एक प्रोजेक्ट 8,000 के रेट पे, तो ये कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है साइज का वेरिएशन, ये डेंसिटी से लिंक्ड है। क्या एक ही प्रोजेक्ट में 2, 3, 4 और 5 BHK के भी ऑप्शन है? अगर ऐसा है तो वो प्रोजेक्ट प्रीमियम कैटेगरी में तो कतई नहीं हो सकता, वो मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट 4 तरीके के इकोसिस्टम को ला रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन आ रही है और उसकी वजह से पूरे प्रोजेक्ट का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा आने वाले टाइम में। तो जनरली 2 साइज होने चाहिए। 90% एक प्रोजेक्ट में अगर 100 यूनिट है तो 90 यूनिट जो है वो सिर्फ 2 साइज की होनी चाहिए। 10 यूनिट्स हो सकता है, अल्ट्रा लग्जरी आपने पेंट हाउस दे दिया, लेकिन आपको 3 एंड 4 BHK, 2 एंड 3 BHK, 2.5 एंड 3 BHK ये तो चलेगा। 2, 3 एंड 4 BHK, 3, 4 एंड 5 BHK ये कैटेगरी में अगर आप जाते हो तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। वो प्रोजेक्ट फिर उस प्रोजेक्ट का इक्विलिब्रियम अच्छा नहीं है और वो प्रीमियम सेगमेंट नहीं है, वो मिड या अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है लोकेशन एडवांटेजेस और साथ में व्यूज क्या मिलेंगे, अपार्टमेंट के टर्म्स में व्यूज क्या मिलेंगे। लोकेशन एडवांटेज के टर्म पे अगर मैं बात करूं तो सिविक कम्युनिटीज कैसी हैं, माइक्रो मार्केट आ चुकी है कि नहीं आई है, कितनी वाइड रोड्स हैं, कंजेशन फ्री रोड्स हैं क्या, मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अप्रोच रोड उस प्रोजेक्ट की कैसी है। मैं एक प्रोजेक्ट तक आ रहा था और मेरे प्रोजेक्ट में एयरपोर्ट से या हजरतगंज सिटी सेंटर से जिस प्रोजेक्ट तक मुझे आना था उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर था, तो 9 किलोमीटर तक का रोड तो बिल्कुल मेंटेन था, लेकिन इमीडिएटली जिस प्रोजेक्ट तक पहुंचने का जो अप्रोच रोड था वो बहुत नैरो है, खराब है, अभी उसमें बहुत कुछ काम होना बाकी है। क्योंकि रियल एस्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन हर 50 मीटर्स 100 मीटर्स पे चेंज होती है, रेट हर 100 मीटर्स पे चेंज होता है। हो सकता है 6,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की कोई चीज़ आपको सस्ती लगे, मुझे महंगी लगे, और 7,000 रुपये पर स्क्वायर फुट की चीज आपको महंगी लगे, मुझको सस्ती लगे। तो लोकेशन बहुत वाइटल रोल प्ले करती है रियल एस्टेट में, और हर 50-100 मीटर्स पे लोकेशन के पैरामीटर्स चेंज होते हैं। तो इसीलिए अप्रोच रोड को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रोजेक्ट की अप्रोच रोड कितनी स्ट्रांग है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट में वेरिएशन क्यों आ रहा है और वो वेरिएशन कितना हद तक जायज़ है या नहीं जायज़ है। इस तरीके का वीडियो या कंटेंट कोई भी आपके बीच में नहीं लेकर के आ रहा है। हम बहुत ऑनेस्ट और बड़ी मेहनत से ये फॉर्मूलाज निकाल के आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिसको आप घर बैठे ऑडिट कर सकते हैं। किसी भी ब्रोशर को, आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखा और कायदे से इस वीडियो को समझने की कोशिश करी, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम बायर हैं या जो भी बायर अभी पहली बार प्रॉपर्टी कहीं भी परचेज कर रहे हैं या दूसरी बार भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और पहली बार में वो प्रोजेक्ट को सही तरीके से एंट्री और एग्जिट टाइम नहीं प्लान कर पाए, अपना सही प्राइस पॉइंट जिस पे एंट्री लेनी है उसको नहीं डिसाइड कर पाए, तो ये वीडियो जो है ये सारे प्रॉब्लम्स को एक ही सोल्यूशन है, ये सारे आपको एक ही सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ये, कि आप बेस्ट रेट पे एंट्री ले रहे हो तो आपको बेस्ट प्रॉफिट बनेगा और एंड यूजर को फेयर वैल्यू और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी आप बाय करोगे। अब हम समझते हैं उस फॉर्मूला को जिसको आप घर बैठे किसी भी प्रोजेक्ट कॉस्ट को बिना किसी एक्सपर्ट के ऑडिट कर सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है ये फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। सबसे पहले कुछ वेरिएबल समझ लेते हैं। एक उस जिस भी एरिया में आप कोई अपार्टमेंट, बेसिकली ये फॉर्मूला मेनली अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट फ्लोर पे सबसे ज़्यादा फिट बैठता है, तो जिस भी एरिया में आप कोई फ्लैट चूज करने जा रहे हो उस एरिया में नॉर्मली प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट का क्या रेट चल रहा है, तो वो आपको सबसे पहले निकाल के रखना है। सेकेंडली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अगर मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो 1900 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो 1600 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, और अगर प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो 2150 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज ऑन 2024 है। इसको आप 7 to 8% आप बढ़ा सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तीसरी चीज़ लोकेशन, अगर डेवलप्ड लोकेशन है तो 15%, डेवलपिंग लोकेशन है तो 10%, और अगर अंडर डेवलप्ड लोकेशन है या शहर से अभी 40 किलोमीटर बाहर है, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है वहां पे, तो 0%। इसके साथ में प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस और यूनिट स्पेसिफिकेशन का एक सर्टेन परसेंटेज हमको अपने इस फॉर्मूला में ऐड करना है। इसके भी वेरिएबल्स हैं कि मिड सेगमेंट है, अफोर्डेबल है कि प्रीमियम सेगमेंट है। अफोर्डेबल है तो 10%, मिड सेगमेंट है तो 15% और प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो 20%। फिर ब्रांड वैल्यू, अगर नया प्लेयर है तो 0%, अगर ग्रोइंग प्लेयर है तो 15% और अगर एस्टैब्लिश प्लेयर है तो 20%। ये सभी कॉस्ट वेरिएबल्स के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर लोकेशन डेवलप्ड है तो इसका पैमाना ये है कि माइक्रो मार्केट्स आ चुके हैं, सिविक सोशल एम्यूनिटीज रेडी हैं, रोड कंजेशन फ्री रोड्स हैं, मेंटेन्ड रोड्स हैं, वहाँ से सिटी सेंटर से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, मेन एरिया से पॉश लोकेशन से कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाइपर मार्ट्स नियर बाय आ चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस एरिया के इमीडिएट आसपास में 500 मीटर की विसिनिटी में ऑलरेडी पॉपुलेशन रह रही है, लोग रह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इमीडिएट आसपास में अभी लोग बसावट नहीं आई है, तुरंत उसके 500 मीटर्स की विसिनिटी में आपको लगभग 100-200 मकान या फ्लैट या लोगों का रहता वहां पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है, तो वो डेवलप लोकेशन हो गई। अगर ऐसा नहीं है, अभी इसमें से कुछ पार्ट मिसिंग है, कुछ पार्ट आ रहा है, तो वो डेवलपिंग लोकेशन हो गई। और अगर अभी कुछ ही नहीं, प्रोजेक्ट के अलावा बहुत सारी चीजें दूर दूर हैं, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो एक अंडर डेवलप लोकेशन हो गई। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और यूनिट स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने पहले भी ब्रीफ किया कि कितनी बड़ी बालकनीज हैं, कारपेट एरियाज कितने बड़े हैं, साथ ही साथ यूनिट में पूरे प्रोजेक्ट में डेंसिटी कैसी है, क्लब में एम्यूनिटीज कैसी मिल रही हैं, स्विमिंग पूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ब्रांड वैल्यू कैसी है। तो ये सारे फैक्टर डिफाइन करेंगे कि प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन और यूनिट कॉस्ट में मुझे प्रोजेक्ट को किस कैटेगरी में फॉल करना है। ब्रांड वैल्यू डेवलपिंग है तो जैसा मैंने पहले भी इस बात को मैं बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ग्रोइंग प्लेयर है तो 3 से 5 प्रोजेक्ट तक डिलीवरी कर चुका होगा टाइमली, और अगर 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है तो एस्टैब्लिश प्लेयर है, और अगर अभी 3 से कम उसने कोई भी प्लेयर ने 3 से कम प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं तो अभी उसकी ब्रांड वैल्यू 0 हो गई। तो ये सारे वेरिएबल्स को अब आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इन फॉर्मूला को लगाना है। अब हमने सारे वेरिएबल समझ लिए, सारी परसेंटेज समझ ली, कौन से प्रोजेक्ट को किस कैटेगरी में जाना है, किस बिहाफ पे उसको लेके जाना है, ये सारे पॉइंट्स हम समझ चुके हैं। तो अब समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। गोमती नगर एक्सटेंशन सेक्टर 7 में रिशिता मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हमने अभी अपना एग्जाम्पल के रूप में आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। गोमती नगर एक्सटेंशन में प्लॉट का रेट चल रहा है इस समय 7000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, तो इसका हमको निकालना है 40%, जो कि हुआ 2800 स्क्वायर फुट। क्योंकि ये मिड सेगमेंट का प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी 1900 रुपीज़ हुई, इन दोनों को हमको ऐड करना है, कॉस्ट आएगी 4700 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। अब क्योंकि ये एक डेवलपिंग लोकेशन पे डेवलप नहीं है तो डेवलपिंग लोकेशन की वजह से हमको इसमें 10% वैल्यू ऐड करनी है, 470 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। फिर प्रोजेक्ट
एंड यूनिट स्पेसिफिकेशन पे, क्योंकि ये मिड सेगमेंट की कैटेगरी में फॉल करता है, तो हमको 15% वैल्यू ऐड करनी है, जो कि होता है 4700 का 15%, 705 705 रुपए पर स्क्वायर फुट। और फिर ब्रांड वैल्यू ऋषिता, क्योंकि अभी 3 से कम प्रोजेक्ट हैं, ऋषिता मैनहट्टन और सेलिब्रिटी ग्रीन्स, मलबरी हाइट्स बस अभी जस्ट पोजीशन पे स्टार्ट हुआ है, तो हमने ग्रोइंग की स्टेज पे रखा है ऋषिता को, तो उसका हमको 705 रुपीज पर स्क्वायर फुट और ऐड करना है, क्योंकि डेवलपिंग ब्रांड में हमको 15% का कंपोनेंट ऐड करना है। तो हमारे सामने वैल्यू आ गई 2800 लैंड का, 1900 कंस्ट्रक्शन का, 470 लोकेशन का, 705 प्रोजेक्ट और यूनिट स्पेसिफिकेशंस का, और फिर से 705 ब्रांड वैल्यू का। इन सब का सम अप करेंगे तो आएगा 6580 रुपीज पर स्क्वायर फुट। जो रेट चल रहा है आज की डेट में मैनहट्टन के अंदर रीसेल का, वो इसी के आसपास है, और फ्रेश का रेट भी आपको इसी के आसपास मिलेगा। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीके से फेयर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, ना ही ये ओवर वैल्यूड हुआ, ना ही अंडर वैल्यूड हुआ। तो कोई भी कस्टमर अगर आज इसमें फ्लैट लेना चाहता है तो उनको एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पे अपना एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी लूज भी नहीं हो रही है, क्योंकि एक ओवर वैल्यू खर्च नहीं करी है आज की डेट में। अगर कोई भी बायर ऋषिता मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे 6500 से 6800 के बीच में एंट्री लेना चाहता है। एग्जाम्पल 2, ओरो कॉन्स्टेला, सुशांत गोल्ड सिटी में आ जाते हैं। वहां प्लॉट का रेट इस समय 7500 ऑन एन एवरेज, कुछ जगह 8000 है, कुछ जगह 7500 है। हमने 7500 रुपए को पकड़ के चला है। 7500 का 40% हमको निकालना है, आएगा 3000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वो प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट है, अब क्यों है उसको आपको समझना है मेरे वीडियो को देख के। कंस्ट्रक्शन हमने लिया 2150 रुपीज पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। लोकेशन, क्योंकि वो डेवलप्ड लोकेशन है, डेवलपिंग नहीं है, इमीडिएट नेबरहुड में सारी चीज़ें रेडी हैं, माइक्रो मार्केट रेडी है, रोड रेडी है, तो लोकेशन का कंपोनेंट हमने उसमें ऐड किया 15%, जो कि कॉस्ट आता है 773 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। हमने 3000 और 2150 को ऐड करके 5150, इसका 15% हमको लोकेशन का निकाला तो 773। फिर 5150 का हमको प्रोजेक्ट एंड यूनिट स्पेसिफिकेशन कॉस्ट को हमको ऐड करना है उसमें, जो कि आएगा 1030 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। वो क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एंड यूनिट स्पेसिफिकेशन में वो प्रीमियम कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो इसीलिए हमको 20% ऐड करना है। तो 20% ऑफ 5150 हुआ 1030। और ब्रांड में, क्योंकि अभी एक इमर्जिंग ब्रांड है, ग्रोइंग ब्रांड है, 3 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए, अगेन इस ब्रांड को भी हमने एक डेवलपिंग ब्रांड में रखा है, तो हमको ब्रांड वैल्यू का 15% ऐड करना है। 15% होता है 773, 5150 का 773। इन सबको सम अप करेंगे तो रेट आएगा 7726 रुपीज पर स्क्वायर फुट। यही सेम फॉर्मूला आप ऋषिता मलबरी हाइट्स, इकाना के प्रोजेक्ट्स, ओमेक्स के प्रोजेक्ट्स, शालीमार के प्रोजेक्ट्स, सभी जगह आप इस फॉर्मूला को फिट कर सकते हो कंपोनेंट्स वेरिएबल्स को लगाते हुए। आप ऑलमोस्ट 5 या 10% तक ऊपर नीचे आप वही वैल्यू पे पहुंचोगे जो एक्चुअली आज की डेट में अपार्टमेंट का कॉस्ट वहां पे होना चाहिए और एक्सेप्टेड है। इसी हिसाब से इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें कॉल देते हैं कि अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट है, कि वो एक फेयर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। अगर अंडर वैल्यूड है तो इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बनेंगे और कस्टमर्स को अच्छे रेट पे एंट्री मिल जाएगी। फेयर वैल्यू है तो एंड यूजर्स के लिए ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कोई बहुत अच्छी नहीं हुई, ठीक ठाक रिटर्न बनेंगे लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न नहीं बनेंगे। और अगर ओवर वैल्यूड हुआ तो कुछ समय तक तो हो सकता है रिटर्न ना बने, कुछ समय बाद रिटर्न बनने शुरू हो, और एंड यूजर्स के लिए रिटर्न का कोई एस्पेक्ट ही नहीं रहता है जब एक ओवर वैल्यूड प्रोजेक्ट में हम एंट्री लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी लोकेशन पे एक वैल्यू डिराइव करने में हेल्प करेगा, और वो वैल्यू से आप ये समझ पाओगे कि मैंने किस रेट पे प्रोजेक्ट पे एंट्री ली है। आज की डेट में ये वीडियो आपके लिए हर जगह, आप कहीं भी बैठे हैं, आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगा के अपने सामने रखे ब्रोशर या पेमेंट प्लान पे जो कॉस्ट लिखी है और जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आपको एक वैल्यू डिराइव करनी है और सामने वाले प्रोजेक्ट के साथ में लगा देनी है। वो फॉर्मूला से आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट खरीदा एज अ बायर, मैं इसमें बिल्डर के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ बायर के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। बिल्डर्स को लेके जो उनका जो कैलकुलेशंस है बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन बायर को समझना बहुत जरूरी है कि मैं जिस दाम को परचेज कर रहा हूं, मैं जिस दाम पे इसको खरीद रहा हूं, वो क्या मुझे सही रेट पे प्रोजेक्ट मिल रहा है कि नहीं। तो इस कॉस्ट को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, ऋषिता मलबरी हाइट्स, एल्डिको लैटिट्यूड, ओरो कॉन्सेला, ओमेक्स रिजॉर्ट,
शालीमार गार्डन बैकग्राउंड, लखनऊ में किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इस फॉर्मूला को लगाइए। बस आपको एक चीज करनी है कि आपको कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो मैंने अभी बताया है ये 10% के आसपास ईयर ऑन ईयर आप बढ़ा सकते हैं, ताकि अगर ये वीडियो एक साल बाद भी आप देखें तो मैं 2024 में कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आपको बता रहा हूँ, आप 7 to 8% इस कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं अगले साल, फिर उसके बाद और 7-8% बढ़ जाएगा 2026 में। और आपको एक ही चीज मालूम होनी चाहिए, उस एरिया में अगर मैं विला ले रहा हूँ या उस एरिया में मैं अपार्टमेंट या इंडिपेंडेंट फ्लोर ले रहा हूँ तो उस एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट का रेट क्या चल रहा है। ये फॉर्मूला सेव कर लीजिए दोस्तों, ये फॉर्मूला मेरे अब तक के जो भी यूजर जो हमसे खरीदते थे, ये फॉर्मूला के हिसाब से इन्वेस्टर्स तभी अच्छे रिटर्न बनाते थे, तभी हमने आईफेल में अच्छे रिटर्न बनाए, ओरो कॉन्स्टेला में अच्छे रिटर्न बनाए, ओकास रेजिडेंसी में अच्छे रिटर्न बनाए, शालीमार वनवर्ल्ड के विस्टा और शालीमार बेलवेडेर कोर्ट और कोर्ट 1 कोर्ट 2 में अच्छे रिटर्न्स बनाए। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स अच्छे रिटर्न बनाते हैं। और एक टाइम पे रिश्ता मलबरी हाइट्स बहुत अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट था इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अगर आपको पैसा बनाना है, इन्वेस्टर्स को पैसा बनाना है, तो फॉर्मूला सेव कर लीजिए। एंड यूजर्स को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी पे अगर बाय करना है तो ये फॉर्मूला सेव कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जिसको हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात की थी, बिल्डर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहा है कि नहीं। जैसे 2100 रुपीज पर स्क्वायर फुट प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब ऐसा तो नहीं इसमें बिल्डर बिना लैब टेस्टेड स्टील को यूज कर रहा है, सीमेंट के कई ग्रेड्स हैं, वो ईटा जो यूज हो रहा है उसके कई ग्रेड्स हैं, माइवन टेक्नोलॉजी है कि ब्रिक टेक्नोलॉजी पे वो प्रोजेक्ट आ रहा है, या साथ ही साथ में जो अंदर प्लम्बिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो टाइल्स यूज हो रही हैं, जो बाथरूम फिटिंग्स हैं वो किस ब्रांड की यूज हो रही है, उसमें भी जैगवार या कोई भी बड़ा प्रीमियम ब्रांड की कई कैटेगरी ऑफ रेंज है। गूगल पे सर्च करिए और इसको आप वेरीफाई करिए। ये सेल्स ऑफिस से नहीं होता, ये साइट ऑफिस से नहीं होता, इसके लिए आपको बिल्डर ऑफिस जाना पड़ता है। और बिल्डर ऑफिस में जाके ये आपके अधिकार में है, आप किसी भी बिल्डर से उसकी ऑर्डर बुक मांग सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिल्डर ऑर्डर प्लेस करता है तो उनके पास ऑर्डर बुक होती है। हेवेल्स को ऑर्डर प्लेस किया, टाटा स्टील को ऑर्डर प्लेस किया, एसीसी सीमेंट को प्लेस किया, टाइल्स कजरिया के आएंगे, वो डबल चार्ज होंगे, सिंगल चार्ज होंगे, विट्रीफाइड होंगे, वुडन होंगे, इटालियन फ्लोरिंग है। ये सारी चीजें जो बिल्डर एक स्पेसिफिकेशन में मेंशन कर रहा है, ये सारी चीजों के बिल्डर के पास बिल होते हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं जाके, और चेक करने के बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि बिल्डर सच में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रॉमिस कर रहा है, सेल्स पर्सन अपने मुंह से जो एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के प्रॉमिस कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में यूज हुई है या नहीं हुई है। तो आज का ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं अभी एक कोट भी आपके बीच में लाना चाहूंगा। रिच डैड पुअर डैड बुक अगर आपने पढ़ी हो, बहुत फेमस है, उसमें एक बहुत फेमस सेइंग है, प्रॉफिट इज बुक्ड व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी नॉट एट द टाइम ऑफ सेल। जब लोगों को मिथ है जब बेचेंगे तो अच्छे रिटर्न बनेंगे, गलत, जब खरीदेंगे तभी प्रॉफिट बनता है। मतलब इसीलिए मेरी ये जो लाइन है कि आपको ये मालूम होना चाहिए मैं किस प्राइस पॉइंट पे प्रोजेक्ट को परचेज कर रहा हूँ, किस टाइम मैंने परचेज किया, कौन सी इन्वेंट्री मैंने बुक की। क्योंकि जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया, बुकिंग अमाउंट आपके अकाउंट से बिल्डर के अकाउंट में या सेलर के अकाउंट में गया, उसी दिन आपका प्रॉफिट बन गया। अब वो समझने के लिए आपको साइट विजिट डेफिनेटली एक अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ विजिट करना चाहिए। सारे प्रॉस एंड कॉन्स को समझ के एक स्मार्ट डिसीजन, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। और उसके लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। आपके बीच में हम ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, रॉ वीडियोस लेकर आते हैं, बिना ये टेंशन लिए कि बिल्डर क्या सोचेगा। मेरी जनता एजुकेट हो रही है, बिल्डर्स के लूप होल्स को हम कवर कर रहे हैं, ये आपके लिए। तो प्लीज अगर समझ में आ रहे हो वीडियोस, अच्छे लग रहे हो वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और प्यार दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शॉर्ट्स में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करिए और अपना प्यार यही बनाए रखिए। उम्मीद करता हूँ ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको सेव करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, हर उस आदमी को शेयर करिएगा जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है, लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो सच में उनको एक वैल्यू डिराइव करने में हेल्प करेगा। और अगर वैल्यू ही पता चल गई तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे इस प्रोजेक्ट में मैं महंगे पे खरीद रहा हूँ या सस्ते पे खरीद रहा हूँ। थैंक यू सो मच।